नमस्कार। आज हम उन स्रोतों को देख रहे हैं जो ईरान और इजराइल के बीच का जो ये दशकों पुराना तनाव है उसे समझने में मदद करते हैं। ये दस्तावेज यही दिखाते हैं कि ये कोई आमने सामने की खुली जंग नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। इसे एक तरह का छाया युद्ध कहा गया है। हाँ, छाया युद्ध, पर्दे के पीछे चलने वाली लड़ाई। तो चलिए आज इसी उलझी हुई तस्वीर को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो कहानी की जड़ें तो पुरानी हैं, 1948 तक जाती हैं, जब इजराइल बना। जी हाँ, लेकिन हमारे जो स्रोत हैं वो इशारा करते हैं कि असली टकराव जो आज हम देख रहे हैं वो 1979 के बाद। ईरानी इस्लामिक क्रांति। हाँ, बिल्कुल। वो क्रांति एक बड़ा मोड़ थी। उसी के बाद से दोनों देशों के रिश्ते पूरी तरह बदल गए। कैसे? क्या बदला ठीक 1979 के बाद? देखिए, 1979 की क्रांति के बाद ईरान में जो नई हुकूमत आई, उन्होंने इजराइल को लेकर अपना नजरिया बिल्कुल साफ कर दिया। अच्छा। उन्होंने इजराइल को एक अवैध ज़ायोनी शासन कहना शुरू किया। ओके, अवैध शासन। हाँ, उनकी नजर में इजराइल का वजूद ही नाजायज था, फिलिस्तीनी जमीन पर एक तरह का कब्जा। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, यहीं से ईरान ने खुलकर उन गुटों का समर्थन करना शुरू किया जो इजराइल का विरोध करते थे, जैसे हमास और हिजबुल्लाह। हाँ बिल्कुल, हमास, हिजबुल्लाह, और इजराइल इन्हें आतंकवादी संगठन मानता है। तो बस यहीं से उस टकराव की नींव पड़ी जिसे हम आज छाया युद्ध कह रहे हैं। तो सीधी लड़ाई नहीं, पर एक दूसरे को कमजोर करने की लगातार कोशिश। बिल्कुल। और स्रोत बताते हैं कि इजराइल ने भी जवाब दिया, जैसे सीरिया और लिबनान में वो जो ईरानी ठिकाने हैं या हथियारों के काफिले। हाँ, उन पर हमलों के आरोप लगते रहे इजराइल पर। और वो ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं और साइबर हमले। जी हाँ, वो भी इसी छाया युद्ध का हिस्सा माना जाता है। और फिर दूसरी तरफ ईरान का जवाब भी है। वो कैसे? प्रॉक्सी के अलावा, प्रॉक्सी तो है ही जैसा हमने कहा, लेकिन उससे भी बढ़कर ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को बहुत तेजी दी। हाँ, ये तो इजराइल के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है शायद। बिल्कुल है। स्रोत यही बताते हैं कि इजराइल को हमेशा ये डर रहा है कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए तो उसके अस्तित्व को खतरा होगा। सीधा खतरा। और इसी डर के चलते इजराइल लगातार कोशिश करता रहा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोका जाए या कम से कम धीमा किया जाए। कूटनीति से भी, और वो गुप्त ऑपरेशन वाली बातें भी आती हैं। हाँ, कथित गुप्त ऑपरेशन, जैसे वो स्टक्सनेट वायरस का मामला था। अच्छा, हाँ, स्टक्सनेट, जिसने कथित तौर पर ईरानी परमाणु सेंट्रीफ्यूज को निशाना बनाया था। तो ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं, साइबर दुनिया में भी चल रही है। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि ये साइबर हमले सिर्फ मिलिट्री ठिकानों तक नहीं रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आम नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिजली, पानी, इन पर भी असर डालने की कोशिशें हुई हैं। जी हाँ। ये दिखाता है कि ये कितना फैल चुका है और कितना खतरनाक हो सकता है आम लोगों की जिंदगी पर असर। ये तो वाकई एक खतरनाक खेल है पर्दे के पीछे। बिल्कुल, शतरंज की बिसात है जहां मोहरे शायद प्रॉक्सी हैं, पर खिलाड़ी असली हैं और दांव बहुत ऊंचे लगे हैं। हर चाल का जवाब दूसरी चाल से। और फिर हाल के सालों में, खासकर 2024 में जो हुआ, हमास का इजराइल पर हमला। हाँ, और उसके बाद गजा पर इजराइल की जो जवाबी कार्रवाई हुई, उसने तो इस तनाव को और भड़का दिया। बहुत ज्यादा। स्रोत बताते हैं कि ईरान ने हमास का साथ दिया और उसके बाद इजराइल ने न सिर्फ सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हमले तेज किए, बल्कि वो रेवोल्यूशनरी गार्ड के सीनियर अधिकारी भी निशाने पर आए। हाँ, कथित तौर पर उन्हें भी निशाना बनाया गया। ऐसा लगा कि जो लड़ाई पर्दे के पीछे थी वो अब धीरे धीरे थोड़ी खुलकर सामने आ रही है। हाँ, 2024 की घटनाओं ने साफ दिखाया कि ये जो छाया युद्ध है ये कितना अस्थिर है, कभी भी हाथ से निकल सकता है। बिल्कुल। हालांकि लगता है कि दोनों पक्ष शायद अब भी एक पूरी तरह से खुली जंग से बचना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि उसके नतीजे तो भयानक होंगे। बहुत भयावह। लेकिन लगातार एक दूसरे पर हमले करते रहने से वो गलती का या गलत अंदाजे का खतरा बढ़ जाता है और परिस्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। हाँ, तो हम यही देख रहे हैं कि दशकों की दुश्मनी, ये प्रॉक्सी वॉरफेयर, परमाणु चिंताएं और फिर ये हाल की घटनाएं, ये सब मिलके एक बहुत ही विस्फोटक स्थिति बना रहे हैं। तो इन सभी स्रोतों और इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है, और शायद सोचने वाली बात भी है, कि ये जो लंबा चला आ रहा छाया युद्ध है, इसे एक खुली सीधी लड़ाई में बदलने के लिए आखिर किस चिंगारी की जरूरत होगी? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। वो कौन सी एक घटना या कौन सा एक गलत कदम हो सकता है जो इस नाजुक संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ दे? और अगर
अगर ऐसा हुआ तो हमने जो ये प्रॉक्सी नेटवर्क्स देखें, साइबर क्षमताएं देखी, क्षेत्रीय तनाव देखा, इन सब के चलते पूरे मिडल ईस्ट पर इसके क्या विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, इस पर सोचना जरूरी है।